हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे मेडिसिन फार्माकोलॉजी की सीरीज में आज हम जिस टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, या यूँ कहूँ कि जिस ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं, वो एक ऐसा ड्रग है जिसको हर कोई जानता है। खास करके पैंडेमिक सिचुएशन में इस ड्रग की जो लोकप्रियता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। हालांकि बाद में इसके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट किए गए, बट हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेस्ड होगा इसकी फार्माकोलॉजी पे, ना कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे। तो आज का ड्रग कौन सा है? आज का हमारा ड्रग है डोलो 650। क्या डोलो 650 किसी ड्रग का नाम है? क्या इसका कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म इसके नाम से फर्क पड़ता है? नहीं, डोलो 650 कोई भी ड्रग का नाम नहीं है, ये उसका ब्रांड नेम है जो मैक्रो लैब्स है इनके द्वारा बनाया जाता है। तो डोलो 650 आप कह रहे हैं तो यहाँ पे आप उसके ब्रांड नेम को, डोलो को, और 650 उसके स्ट्रेंथ को, जिसके स्ट्रेंथ के हिसाब से आप मेडिसिन लेना चाहते हो, उसको रिप्रेजेंट करने वाला सब्सटेंस है। तो डोलो 650 का यूज़ हम कब करते हैं, कैसे काम करता है, इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, क्या खास सावधानी बरतनी चाहिए आपको, आज के वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। डोलो 650 का यूज़ हम करते हैं जब आपकी बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में फीवर जनरेट हो रहा हो, क्योंकि फीवर को ठीक करने के लिए पैरास्टामॉल 500 भी काफ़ी होता है, बट जब फीवर हाई होता है तब के केस में हम 650 mg पे जाते हैं। याद रखिए, अगर शुरू से आप 650 mg पे जा रहे हैं तो वो सही अप्रोच नहीं है। कोशिश करनी चाहिए स्मॉलर डोज से बढ़ते हुए जाएं, लास्ट में ही मैक्सिमम डोज तक पहुंच पाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। ये जो फीवर है उसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन इस ड्रग का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है वो हम आपको बता देते हैं। यह है पैरासीटामोल। एग्जैक्टली बिल्कुल वही पैरासीटामोल है जिसका कंजप्शन आप करते हैं। फर्क इतना है कि इसका कंसंट्रेशन आपने मैक्सिमम 500 mg का किया होगा, लेकिन यहाँ पे डोलो 650 mg को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोविड में बहुत ज़्यादा यूज़ करने के पीछे का कारण जो लॉजिक था ये कि कोविड में फीवर का जो एक प्रकार से कह लीजिए वॉल्यूम था, वो बहुत अधिक मात्रा में फीवर आते थे, हाई फीवर आता था, इसलिए वहाँ पे 650 mg का यूज़ किया गया। डोलो 650 की जगह आप कोई सा भी 650 mg का पैरासीटामोल आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ड्रग उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर बेस होता है, उसके ऊपर काम करता है, ना कि किसी ब्रांड नेम के ऊपर। अब क्वेश्चन ये कि फीवर है क्या, फीवर होता क्यों है, और कैसे हमारा ड्रग काम करता है। फीवर कहने का मतलब है एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अपने सामान्य बॉडी के टेम्परेचर से बढ़ जाता है। तो सामान्य टेम्परेचर हमारी बॉडी का कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब कभी भी ऐसा बोला जाए कि आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से काफ़ी ऊपर चला गया है, रेस्पेक्टिवली कितना आप बात कर रहे हो, कितना फीवर है उसके रेस्पेक्ट में, तो हम उसके फीवर कहते हैं। फीवर एक ऐसा सिम्टम्स है, बीमारी इसको नहीं बोला जा सकता मोस्टली, एक ऐसा सिम्टम है जो ये बता रहा है कि आपकी बॉडी में कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। इसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, एग्जैक्ट कारण बता पाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, बट जो मुख्य कारण है उनमें से यह है कि आपकी बॉडी में किसी न किसी एंटीजेनिक सब्सटेंस का, एंटीजेनिक सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनमें एंटीजेनिक एक्टिविटी है जो आपकी बॉडी के एंटीबॉडी को एक्टिवेट कर दें, वो चला गए हो, जिसके अंदर आप कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं, एलर्जन भी जनरली इसी के अंदर आ जाते हैं, वो एंटर कर गया हो, या तो आपकी बॉडी का कोई स्पेसिफिक फिजियोलॉजी अल्टर हो गया हो, या तो वो अधिक काम कर रहा हो या तो वो कम काम कर रहा हो। हाइपोथैलेमस भी बॉडी का टेम्परेचर का सेट पॉइंट कहलाता है, उसके भी इम्बैलेंस होने की वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब कभी भी आपको कोई ऐसे पैरासाइट्स की एंट्री होती है, मलेरिया के मॉस्किटोज बाइट करते हैं, तो भी वो आपको फीवर कॉज करवाता है, शिवरिंग कॉज करवाता है, ठंडक कॉज करवाता है। ठंडक क्यों लगती है फीवर में? बॉडी गर्म होता है तो ठंड क्यों लगती है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर दूसरे परिवार के सदस्यों के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो बाहर का माहौल है, जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, वो तो बिल्कुल वही है, वो तो सबके लिए कॉमन है, इवन आपके लिए भी कॉमन है। बट चूंकि आपका टेम्परेचर दूसरों के टेम्परेचर से बढ़ गया है, इसलिए जो गैप ऑफ टेम्परेचर है, डिस्टर्बेंस ऑफ द टेम्परेचर है, आपका बहुत अधिक हो गया है। उनकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, रूम टेम्परेचर भी अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास होगा, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दे आर फीलिंग कंफर्ट। बट आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से सपोज मान लेते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला गया है, तो आपके और उनमें टेम्परेचर का जो डिफरेंस था नॉर्मल वर्सेज बॉडी टेम्परेचर, वो 3 डिग्री का फ्लक्चुएशन तो आ गया है, इसीलिए आपको ठंडिक का एहसास होता है। तो ये फीवर किस वजह से कॉज होते हैं, और इसमें पेन भी रिस्पॉन्सिबल है। तो कैटेगरी को समझेंगे तो फीवर और पेन दोनों को समझ में आ जाएगा। पैरासीटामोल की कैटेगरी बेसिकली एज पर द बुक देखेंगे तो इसे हम NSAID कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। NSAID कैटेगरी का पूरा नाम होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, लेकिन इसके अलग अलग और फर्दर क्लासिफिकेशन है, जिसके हिसाब से आपको जानना भी बहुत ही आवश्यक है। इसके 3 क्लासिफिकेशन है, वह है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, इसको हम ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर।
दूसरा होता है प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर, तीसरा होता है सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर, और एक और कैटेगरी है जिसमें हम लोग रखते हैं पैरास्टामोल को, वह है ऐसे ड्रग जिसके पास अच्छा खासा एंटी पायरेटिक एक्टिविटी होती है। पायरेटिक स्टैंड फॉर फीवर के अगेंस्ट में, लेकिन वीक एनाल्जेसिक एंड वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होते हैं, खास करके वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, एनाल्जेसिक तो फिर भी वो रखते हैं। तो उस कैटेगरी में हमारा पैरास्टामोल जो आज का ड्रग है वो आता है। तो किस किस दो प्रॉपर्टी को वो पजेस करेगा? ये पैरास्टामोल बहुत ही अच्छा हाई एक्टिव एंटी पायरेटिक एक्टिविटी रखेगा, और एक प्रकार से बोला जाए मॉडरेट, थोड़ा सा ठीक ठाक, सो कहा जा सकता है, बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे। ये एनाल्जेसिक एक्टिविटी भी रखता है। तो फीवर में बॉडी पेन भी एसोसिएटेड होती है, टेम्परेचर तो इंक्रीज होता ही होता है, साथ में बॉडी पेन भी एसोसिएट हो जाती है, जिसके कारण से उस पेशेंट को दिक्कतें होने लगती हैं, असहज महसूस करने लगता है। तो जब हम 650 mg देते हैं, जो कि जनरल से थोड़ा ज़्यादा है, 500 की तुलना में अगर आप देखेंगे तो 150 mg ज़्यादा है, तो दोनों इस तरह से एक्टिविटी को परफॉर्म करता है कि उससे उसका फीवर भी कम हो जाए और साथ में उसकी बॉडी का पेन भी कम हो जाए। अब NSAID के काम करने के तरीके जो कि फीवर और पेन पे बेस्ड है, उनमें से सबसे पहले हम समझ लेते हैं पेन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। जब बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है तो उसके बनने से हमको पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर का एहसास होता है। तो अगर आप नहीं चाहते खास करके पेन का एहसास होना, तो आपका ऑब्जेक्ट ये होगा कि आप प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोक दें। तो इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन आखिर बनता किससे किससे है। तो ये अगर दो चीज़ें प्रोस्टाग्लैंडिन की बनने में मदद करती हैं, तो वो दो चीज़ें कौन सी हैं? तो ये है हमारा कॉक्स-1 और कॉक्स-2। ये दो चीज़ें मिल करके आके जाके पहला और होता है राकोडोनिक एसिड वगैरह, बट हमारे काम की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। कॉक्स-1 और कॉक्स-2 ये दोनों अपनी अपने तरीके से अपने अपने पाथवे से, कॉक्स पाथवे बोलते हैं, एक और होता है लॉक्स पाथवे, लिपोऑक्सीजनस पाथवे, साइक्लोऑक्सीजनस पाथवे, मतलब कॉक्स होता है। तो ये दोनों पाथवे मिलकर के प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाते हैं, जिससे हमारे बॉडी में पेन, इन्फ्लेमेशन का एहसास हमको होने लगता है, फीवर का एहसास हमको होने लगता है। फीवर में एक चीज़ और हो जाती है, जो मैंने आपको कहा कि हमारा जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है हाइपोथैलेमस में, वो अल्टर हो जाता है, वो बिगड़ जाता है। तो उसको वापस से रीसेट करना उस टेम्परेचर पॉइंट पे भी बहुत जरूरी है। तो इस फीवर को, इस पेन को, इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जो NSAID है वो अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार काम करता है। सपोज अगर ये नॉन सेलेक्टिव है तो वो कॉक्स-1 को भी अफेक्ट कर सकता है, कॉक्स-2 को भी अफेक्ट कर सकता है, या इन दोनों में से किसी एक को अफेक्ट करके प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को वो कम कर सकता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है, अगर आप नॉन सेलेक्टिव लेते हो तो कॉक्स-1 और कॉक्स-2 दोनों भले ही प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन दोनों का नेचर, दोनों की प्रकृति अलग अलग है। कॉक्स-1 कॉन्स्टिट्यूटिव इन नेचर होते हैं, या इसे हम हाउसकीपिंग भी बोलते हैं, हाउसकीपर ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि ये एनी टाइम हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। जब आपको चोट लगी हो तो भी, जब चोट नहीं लगी हो तो भी, एनी टाइम आपकी बॉडी में प्रेजेंट होगा। और इसका एक महत्वपूर्ण काम ये भी होता है कि जब आप कुछ खाना खाते हैं या जब नहीं भी खाते हैं तो पेट में एसिड का सिक्रेशन हो रहा होता है, खाने के समय में थोड़ा सा इसका अमाउंट बढ़ जाता है। तो एसिड हमारे पैराइटल सेल से सिक्रीट होते हैं। अगर किसी कारण से एसिड ज़्यादा निकलता है तो हमारी बॉडी का खुद का एक मैकेनिज्म है, बाइकार्बोनेट प्रोटेक्टिव लेयर मैकेनिज्म, इससे वो अपने आप को बचा के रखता है। इस बाइकार्बोनेट का जो बनाने का मैकेनिज्म है वो आपके कॉक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। कॉक्स-1 बोला जाए कि बनाने में मदद करता है बाइकार्बोनेट का, तो सही सरल सिंपल भाषा में आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि आपने NSAID खास करके नॉन सेलेक्टिव कैटेगरी का ड्रग लिया है, तो मान लेते हैं कि कॉक्स-1 को अफेक्ट कर देता है, तो कॉक्स-1 नहीं रहेगा तो ठीक है, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन तो नहीं बनेगा, जिससे आपको पेन, इन्फ्लेमेशन, फीवर से रिलीफ मिल जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, आपकी एक्टिविटी होगी। बट एज अ साइड इफेक्ट अगर आप देखें तो भाई जो कॉक्स-1 आपके लिए प्रोटेक्टिव बाइकार्बोनेट का लेयर बना रहा था, वो बनाने वाला ही आपने हटा दिया, तो फिर वो बनेगा कैसे? और नहीं बनने की वजह से जो एसिड का एक्सेस अमाउंट होगा, हाइपर एसिडिटी होगी, हाइपर एसिडिटी की वजह से आपके पेट पे अल्सर, पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो कि इसका एक साइड इफेक्ट है। दूसरा साइड इफेक्ट ये भी है कि आपकी ब्लड की क्लॉटिंग को ये इनहिबिट भी करता है, तो उससे उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हीमोफीलिया की प्रॉब्लम हो या जिसका ऑपरेशन हुआ हो, होने वाला हो रहा हो, उस केस में भी इसके लिए एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो सकती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम कॉक्स-1 को ना छेड़ें ज़्यादा, कॉक्स-2 पे ध्यान दिया जाए। तो दूसरा जो कैटेगरी है हमारा प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर, वो प्रीफर करता है कि कॉक्स-2 को अफेक्ट किया जाए, बट अभी भी 100% आप नहीं बोल सकते कि वो कॉक्स-1 को छुएगा भी नहीं, प्रीफर किया जाएगा मतलब प्रायोरिटी देगा। मतलब
मतलब आपको मैं कह रहा हूं कि मेरे पास दो मोबाइल हैं, iPhone 13 है और iPhone 10 है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी एक मोबाइल मुझसे ले सकते हो। तो आपका प्रेफरेंस तो मुझे पता है किस पे जाएगा। आप डेफिनेटली iPhone 14 या फिर कोई और लेटेस्ट वर्जन जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, सुन रहे होगे, तब के ऊपर जाओगे, सेकंड पे तो नहीं जाओगे ना। तो आपका प्रेफरेंस तो 14 हुआ, ये लेटेस्ट वर्जन हुआ। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि चलिए 14 नहीं हुआ, खत्म हो गया, अब आपके मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही पुराना वाला 10 वाला वर्जन बचा है, तो क्या आप लेंगे? तो आपका जवाब होगा हाँ मुझे चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ सही तो बहुत ही बेहतर है ना, जब फ्री में सब कुछ मिल रहा हो। तो प्रेफरेंसी आपकी, प्रायोरिटी आपकी कोई और था, लेकिन उसके एब्सेंस में आपने सेकंड अल्टरनेटिव से काम चलाया। बिल्कुल वैसा ही है, कॉक्स 2 का अफेक्ट करना था, लेकिन उसके एब्सेंस में कॉक्स 1 को भी आप अफेक्ट करवा के देख सकते हो। उसके बाद तीसरा जो हमारा क्लास है वह सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। यहाँ पे जो वर्ड है सेलेक्टिव, इस पे हमको फोकस करना चाहिए। सेलेक्टिव कहने का मतलब होता है नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे यही मोबाइल चाहिए तो मुझे यही मोबाइल चाहिए, इसके अलावा दूसरा मैं लूंगा नहीं। लेकिन ये कंडीशन बड़ा रेयर कंडीशन होता है। जैसे आप अपने घर में भी बात कर लें कि आपको अगर कोई मोटरसाइकिल चाहिए, कोई स्पेसिफिक मॉडल का मोबाइल चाहिए, तो आप अपने घर में जिद कर सकते हो, करना नहीं चाहिए बट मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि आप जिद कर सकते हो कि मुझे यही चाहिए। तो आपके घर में आपके बजट के अकॉर्डिंगली या आपके नेचर के अकॉर्डिंगली बोलेंगे कि नहीं बेटा ये नहीं, ये ले लो, तो आप बोलोगे नहीं मुझे कोई अल्टरनेटिव नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो फिर आप इसको ले सकते हो, आप केवल सेलेक्टिव पे जा सकते हो। उसका मतलब होता है सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। ये हो गया आज के ड्रग के इस 3 तरीके के मैकेनिज्म, कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3। लेकिन हमारा जो पैरासिटामोल है वो कॉक्स 3 पे काम करता है। आपने सही सुना, कॉक्स 3 पे काम करता है। कॉक्स 3 एक ऐसा नया साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे का मीडिएटर मिला है जो हमारे ब्रेन में लोकेटेड होता है, और पैरासिटामोल इसी को टारगेट करता है कॉक्स 3 को। हालांकि बहुत ज़्यादा एविडेंस बेस्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं मिला है कॉक्स 3 के ऊपर, लेकिन केडी त्रिपाठी जैसे कुछ अच्छी किताबों में लेटेस्ट एडिशन में ये मेंशन किया गया है कि ये जो आपका पैरासिटामोल है वो कॉक्स 3 को अफेक्ट करके आपके बॉडी के बढ़े हुए टेम्परेचर को वापस से नॉर्मल टेम्परेचर में लेकर के आता है। और इस टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन, जो टेम्परेचर ज़्यादा है उससे कम में होकर आना, आपके हाइपोथैलेमस पे बेस करता है और उसी को वो रिस्टोर करता है। हाइपोथैलेमस को सेट पॉइंट को वापस से रिस्टोर करेगा, इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर शॉर्ट हो जाएगा। ये तो बात हो गई इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की। लेकिन याद रखिए पैरासिटामोल एक ऐसा ड्रग है जिसके साइड इफेक्ट भी हैं। हालांकि सेफेस्ट ड्रग है, ओटीसी प्रोडक्ट है, फिर भी साइड इफेक्ट हैं। वो डिपेंड करता है ड्रग के डोज और ड्यूरेशन पे। अगर आप 650 का ही ड्यूरेशन ले रहे हैं लंबे समय तक के लिए तो आपके लिए प्रॉब्लम जा सकती है, क्योंकि जो पैरासिटामोल है वो लीवर को डैमेज करने की प्रॉपर्टी रखता है, हिपेटोटॉक्सिक कॉज कर सकता है, अगर बहुत अधिक मात्रा में लिया जाए तो प्रॉब्लम कर सकता है। एक सेफ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप 500 mg की बात कर रहे हो तो एक दिन में 4 मैक्सिमम टैबलेट लिया जा सकता है। एक से दूसरे के बीच में 3 से 4 घंटे आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर आप टोटल 4 लेते हैं तो 500 डिवाइडेड इंटू 500 इंटू 4 अगर आप 4 टाइम ले रहे हैं तो आप मैक्सिमम 2 ग्राम का या 2000 mg का ही एक ड्रग ले सकते हैं। अगर आप 650 mg ले रहे हैं तो कैलकुलेट कर लीजिएगा कितने डोज में आपको 2000 mg या 2 ग्राम मिल रहे हैं, इससे एक्सीड नहीं करना है। दूसरा, पैरासिटामोल जब भी आप कंज्यूम करें तो आपको दूध का सेवन नहीं करना है, एटलीस्ट आधा से 1 घंटा तक दूध के साथ पैरासिटामोल को नहीं लीजिएगा, वरना ये इसके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है। तीसरा, पैरासिटामोल कभी भी अल्कोहलिक बेवरेज के साथ भी नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी ऐसे तो अल्कोहलिक बेवरेज लिया ही नहीं जाना चाहिए, फिर भी कौन समझ में आया, किसी को समझ में आएगा या नहीं आएगा, कोई मानेगा नहीं मानेगा, वो एक अलग मैटर है। बट एज अ फार्मासिस्ट आपको सजेशन यही है कि पैरासिटामोल को नॉट ओनली डोलो 650 बल्कि कोई भी पैरासिटामोल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में अगर आप ले रहे हैं तो दैट शुड नॉट बी टेकन विथ मिल्क एंड बेवरेज एल्कोहलिक सब्सटेंस। बेवरेज के साथ आपको नहीं लेना है, खास करके जिसमें अल्कोहल सब्सटेंस हो तो वो बिल्कुल भी अवॉइड करिएगा। तो ओवरडोज में ऑलवेज बी इंजरियस टू योर लीवर, तो अपने लीवर को बचाना चाहते हैं तो ओवरडोज पैरासिटामोल का ना लें, जरूरत पड़ने पे ही डॉक्टर के सजेशन पे लें और स्टार्ट करिएगा 500 या उससे फिर लोअर mg के पैरासिटामोल के साथ में, ताकि आपका कंसंट्रेशन तो जितना चाहिए उतना मिले, ओवरडोज ना जाए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।